हेलो फ्रेंड्स, अर्श इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा रचित कहानी मोटे राम जी शास्त्री। आ, वैसे तो मैंने कई कहानियाँ पिछली वीडियो में पोस्ट कर रखी हैं। यदि आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, लाइक करें। और हमारे द्वारा पिछली वीडियो में बहुत सारी जानकारियाँ आपको दी गई हैं। प्रश्नों की सीरीज़ दी गई है, कहानियाँ दी गई हैं, जीवनियाँ दी हुई हैं और बहुत से जो है आपको अच्छी जानकारियाँ उसमें मैंने पोस्ट की हैं। आप जाकर देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं हम आज की अपनी ये कहानी जो मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा रचित है। इस कहानी का नाम है मोटे राम जी शास्त्री। पंडित मोटे राम जी शास्त्री को कौन नहीं जानता। आप उच्च अधिकारियों का रुख देखकर काम करते हैं। स्वदेशी आंदोलनों के दिनों में अपने उस आंदोलन का खूब विरोध किया था। स्वराज आंदोलन के दिनों में भी आपने अधिकारियों से राजभक्ति की सनद हासिल की थी। मगर जब इतनी उछल कूद पर उनकी तकदीर की मीठी नींद ना खुली और अध्यापन कार्य से पिंड ना छूटा तो अंत में अपनी एक नई तदबीर सोची। घर जाकर धर्मपत्नी जी से बोले, इन बूढ़े तोतों को रटाते रटाते मेरी खोपड़ी पच्ची हुई जाती है। इतने दिनों विद्यादान देने का क्या फल मिला जो और आगे कुछ मिलने की आशा करूं। धर्मपत्नी ने चिंतित होकर कहा, भोजनों का भी तो कोई सहारा चाहिए। मोटे राम जी बोले, तुम्हें जब देखो पेट की ही फिक्र पड़ी रहती है। कोई ऐसा बिरला ही दिन जाता होगा कि निमंत्रण ना मिलते हों, और चाहे कोई निंदा करे पर मैं परोसा लिए बिना नहीं आता हूँ। आज ही सब यजमान मरे जाते हैं, मगर जन्म भर पेट ही जिलाया तो क्या किया। संसार का कुछ सुख भी तो भोगन चाहिए। मैंने वैद्य बनने का निश्चय किया है। स्त्री ने आश्चर्य से कहा, वैद्य बनोगे? कुछ वैद्य की पढ़ी भी है? मोटे राम जी शास्त्री बोले, वैदक पढ़ने से कुछ नहीं होता। संसार में विद्या का इतना महत्व नहीं जितना बुद्धि का है। 2-4 सीधे साधे लटके हैं बस, और कुछ नहीं। आज ही अपने नाम के आगे विशगाचार्य बढ़ा लूँगा। कौन पूछने आता है तुम विशगाचार्य हो या नहीं, किसी को क्या गरज पड़ी है। जो मेरी परीक्षा लेता फिर एक मोटा सा साइन बोर्ड बनवा लूँगा, उस पर शब्द लिखे होंगे, यहाँ स्त्री पुरुषों के गुप्त रोगों का चिकित्सक विशेष रूप से की जाती है। 2-4 पैसे का हऊ बहेड़ा आंवला कूट छान कर रख लूँगा। बस इस काम के लिए इतना सामान पर्याप्त है। हाँ, समाचार पत्रों में विज्ञापन दूंगा और नोटिस बंटवाऊंगा। उसमें लंका, मद्रास, रंगून, कराची आदि दूरस्थ स्थानों के सज्जनों की चिट्ठियाँ दर्ज की जाएंगी। ये मेरे चिकित्सा कौशल के साक्षी होंगे। जनता को क्या पड़ी है कि वह इस बात का पता लगाती फिरे कि उन स्थानों में इन नामों के मनुष्य रहते भी हैं या नहीं। फिर देखो वैद्य की कैसी चलती है। स्त्री बोली, लेकिन बिना जाने बूझे दवा दोगे तो फायदा क्या करेगी। मोटे राम जी बोले, फायदा ना करेगी मेरी बला से। वैद्य का काम दवा देना है, वह मृत्यु को परास्त करने का ठेका नहीं लेता। और फिर जितने आदमी बीमार पड़ते हैं सभी तो नहीं मर जाते। मेरा यह कहना है कि जिन्हें कोई औषधि नहीं दी जाती वे विकार शांत हो जाने पर ही अच्छे हो जाते हैं। वैद्यों को बिना मांगे यश मिलता है। 5 रोगियों में से एक भी अच्छा हो गया तो उसका यश मुझे अवश्य ही मिलेगा। शेष 4 जो मर गए वे मेरी निंदा करने थोड़े ही आवेंगे। मैंने बहुत विचार करके देख लिया, इससे अच्छा कोई काम नहीं है। लेख लिखना मुझे आता ही है, कवित्व बना ही लेता हूँ। पत्रों में आयुर्वेद महत्व पर 2-4 लेख लिख दूंगा, उनमें जहाँ तहाँ 2-4 कवित्व भी जोड़ दूंगा और लिखूंगा भी जरा चटपटी भाषा में। फिर देखो कितने उल्लू फंसते हैं। यह ना समझो कि मैं इतने दिनों केवल बूढ़े तोते ही रटाता रहा हूँ। मैं नगर के सफल वैद्यों की चालों का अवलोकन करता रहा हूँ और इतने दिनों के बाद मुझे उनकी सफलता के मूल मंत्र का ज्ञान हुआ है। ईश्वर ने चाहा तो एक दिन तुम सिर से पांव तक सोने से लदी होगी। स्त्री ने अपने मनोल्लास को दबाते हुए कहा, मैं इस उम्र में भला क्या गहने पहनूंगी ना, अब वह अभिलाषा ही है। पर यह तो बताओ कि तुम्हें दवाएं बनानी भी तो नहीं आती, कैसे बनाओगे? रस कैसे बनेंगे? दवाओं को पहचानते भी तो नहीं हो। मोटे राम जी शास्त्री बोले, प्रिय तुम वास्तव में बड़ी मूर्ख हो।
प्रिय, तुम वास्तव में बड़ी मूर्ख हो। अरे, वैद्यों के लिए इन बातों में से एक भी आवश्यकता नहीं है। वैद्य की चुटकी की राख ही रस है, भस्म है, रसायन है। बस आवश्यकता है कुछ ठाट बाट की। एक बड़ा सा कमरा चाहिए, उसमें एक दरी हो, ताकों पर 10-5 शीशियाँ बोतल हों, इसके सिवा कुछ और कोई चीज़ दरकार नहीं। और सब कुछ बुद्धि आप ही कर लेती है। मेरे साहित्य मिश्रित लेखों का बड़ा प्रभाव पड़ेगा। तुम देख लेना, अलंकारों का मुझे कितना ज्ञान है, यह तो तुम जानती ही हो। आज इस भूमंडल पर मुझे ऐसा कोई नहीं दिखता जो अलंकारों के विषय में मुझसे पेश पा सके। आखिर इतने दिनों घास तो नहीं खोदी है। 10-5 आदमी तो कभी चर्चा के नामते ही मेरे यहाँ आया जाया करेंगे। बस वही मेरे दल्हा होंगे। उन्हीं की मार्फत मेरे पास रोगी आवेंगे। मैं आयुर्वेदिक ज्ञान के बल पर नहीं, नायिका ज्ञान के बल पर धड़ल्ले से वैदक करूँगा। तुम देखती तो जाओ। स्त्री ने अविश्वास के भाव से कहा, मुझे तो डर लगता है कहीं ये विद्यार्थी भी तुम्हारे हाथ से ना चले जाएं। ना इधर के रहो ना उधर के। तुम्हारे भाग्य में तो लड़के पढ़ाना लिखा है, और चारों ओर से ठोकर खाकर फिर तुम्हें भी तोते रटाने पड़ेंगे। मोटे राम जी शास्त्री बोले, तुम्हें मेरी योग्यता पर विश्वास क्यों नहीं आता? स्त्री बोली, इसलिए कि तुम वहाँ भी धूर्तता करोगे। मैं तुम्हारी धूर्तता से चिढ़ती हूँ। तुम जो कुछ नहीं हो और नहीं हो सकते, वह क्यों बनना चाहते हो? तुम लीडर ना बन सके, सिर पटक कर रह गए। तुम्हारी धूर्तता ही फलीभूत होती है, और इसी से मुझे बड़ी चिढ़ है। मैं चाहती हूँ कि तुम भले आदमी बनकर रहो, निष्कपट जीवन व्यतीत करो, मगर तुम मेरी बात कब सुनते हो? मोटे राम जी शास्त्री बोले, आखिर मेरा नायिका ज्ञान कब काम आवेगा? स्त्री बोली, किसी रईस की मुसाहिबी क्यों नहीं कर लेते? जहाँ 2-4 सुंदर कविता सुना दोगे, वह खुश हो जाएगा और कुछ न कुछ दे ही मारेगा। वैदक का ठोंग क्यों रचते हो? मोटे राम जी शास्त्री बोले, मुझे ऐसे ऐसे गुण मालूम है जो वैद्यों के बाप दादा को भी ना मालूम होंगे, और सभी वैद्य 1-1 2-2 रुपये पर मारे मारे फिरते हैं। मैं अपनी फीस 5 रुपये रखूँगा, उस पर सवारी का किराया अलग। लोग यही समझेंगे कि यह कोई बड़े वैद्य हैं, नहीं तो इतनी फीस क्यों होती? स्त्री को अब की कुछ विश्वास आया। बोली, इतनी देर में तुमने एक बात मतलब की कही है, मगर यह समझ लो, यहाँ तुम्हारा रंग ना जमेगा, किसी दूसरे शहर को चलना पड़ेगा। मोटे जी बोले हंसकर, क्या मैं इतना भी नहीं जानता? लखनऊ में अड्डा जमेगा अपना। साल भर में वह धाक बांधूं कि सारे वैद्य गर्द हो जाएंगे। मुझे और भी कितने ही मंत्राते हैं। मैं रोगी को 2-3 बार देखे बिना उसकी चिकित्सा ही ना करूँगा। कहूँगा, मैं जब तक रोगी की प्रकृति को भली भांति पहचान न लूँ, उसकी दवा नहीं कर सकता। बोलो, कैसी रहेगी? स्त्री की बाँछें खिल गईं। बोली, अब मैं तुम्हें मान गई, अवश्य चलेगी तुम्हारी वैद्य की। अब मुझे कोई संदेह नहीं रहा, मगर गरीबों के साथ यह मंत्र ना चलाना, नहीं तो धोखा खा जाओगे। अब देखिए, साल भर गुजर गया। विशज्ञाचार्य पंडित मोटेराम जी शास्त्री की लखनऊ में धूम मच गई। अलंकारों का ज्ञान तो उन्हें था ही, कुछ गा बजा भी लेते थे। उस पर गुप्त रोगों के विशेषज्ञ, रसिकों के भाग्य जागे। पंडित जी उन्हें कविता सुनाते, हंसाते और बलकारक औषधियाँ खिलाते, और वे रईसों में जिन्हें पुष्टिकारक औषधियों की विशेष चाह रहती थी, उनकी तारीफों के पुल बांधते। साल ही भर में वैद्य जी का वह रंग जमा कि बायद व शायद गुप्त रोग चिकित्सक लखनऊ में एकमात्र वही थे। गुप्त रूप से चिकित्सा भी करते। विलासिनी विधवा रानियों और शौकीन अदूरदर्शी रईसों में आपकी खूब पूजा होने लगी। किसी को अपने सामने समझते ही ना थे, मगर स्त्री उन्हें बार बार समझाती करती कि रानियों के झमेले में ना फंसो, नहीं एक दिन पछताओगे। मगर भाभी तो होकर ही रहती है। कोई लाख समझाए बुझाए। पंडित जी के उपासकों में बिड़हल की रानी भी थी। राय साहब का स्वर्गवास हो चुका था। रानी साहिबा ना जाने किस जीर्ण रोग से ग्रस्त थी। पंडित जी उनके यहाँ दिन में 5-5 बार जाते। रानी साहिबा उन्हें एक क्षण के लिए भी देर हो जाती तो बेचैन हो जाती। एक मोटर ने तो उनके द्वार पर खड़ी रहती थी। अब पंडित जी ने खूब केचुल बदली थी। तंजेब की अचकन पहनते, बनारसी साफा बांधते और पंप जूता डांटते। मित्रगण भी उनके साथ मोटर पर बैठकर दंदनाया करते।
कई मित्रों को रानी साहिबा के दरबार में नौकर रख दिया। रानी साहिबा भला अपने मसीहा की बात कैसे टालती, मगर खर्चे जफाकार और षड्यंत्र ही रच रहा था। एक दिन पंडित जी रानी साहिबा की गोरी गोरी कलाई पर एक हाथ रखे नब्ज देख रहे थे और दूसरे हाथ से उनके हृदय गति की परीक्षा कर रहे थे। कितने में कई आदमी सौंटे लिए हुए कमरे में घुस आए और पंडित जी पर टूट पड़े। रानी भागकर दूसरे कमरे की शरण ली और किवाड़ बंद कर लिए। पंडित जी पर बेभाव पड़ने लगे। यूँ तो पंडित जी भी दमखम के आदमी थे, एक गुप्ती सदैव साथ रखते थे, पर जब धोखे में कई आदमियों ने धर दबोचा तो क्या करते, कभी इसका पैर पकड़ते कभी उसका। हाय हाय का शब्द मुंह से निकल रहा था, पर उन बेरहमों को उन पर जरा भी दया न आती। एक आदमी ने एक लात जमाकर कहा, इस दुष्ट की नाक काट दो। दूसरा बोला, इसके मुंह में काली का चूना लगाकर छोड़ दो। तीसरा बोला, क्यों वैद्य जी महाराज, बोलो क्या मंजूर है, नाक कटवाओगे या मुंह में कालिख लगवाओगे? पंडित बोला, भूल कर भी नहीं सरकार, हाय मर गया। दूसरा बोला, आज ही लखनऊ से रफरेट हो जाओ, नहीं तो बुरा होगा। पंडित जी बोले, सरकार मैं आज ही चला जाऊंगा, जनेऊ की शपथ खाकर कहता हूँ, आप यहाँ मेरी सूरत ना देखेंगे। तीसरा बोला, अच्छा भाई, सबको इसे 5-5 लातें लगाकर छोड़ दो। पंडित जी, अरे सरकार मर जाऊंगा, दया करो। चौथा बोला, तुम जैसे पाखंडियों का मर जाना ही अच्छा है। हाँ तो शुरू हो। पंचलत्ती पढ़ने लगी, धमाधम की आवाज़ें आने लगीं। मालूम होता था नगाड़े पर चोट पड़ रही है। हर धमाके के बाद एक बार हाय की आवाज़ निकल जाती, मानो उसकी प्रतिध्वनि हो। पंचलत्ती पूजा समाप्त हो जाने पर लोगों ने मोटे राम जी को घसीटकर बाहर निकाला और मोटर पर बैठाकर घर की ओर भेज दिया। चलते चलते चेतावनी दे दी कि प्रातःकाल से पहले भाग खड़े होना, नहीं तो और इलाज किया जाएगा। अब मोटे राम जी लंगड़ाते कराते लकड़ी टेकते घर में गए और धम से गिर पड़े, चारपाई पर गिर पड़े। स्त्री ने घबरा कर पूछा, कैसा है जी, कैसा जी है? अरे तुम्हारा क्या हाल है? हाय हाय, ये तुम्हारा चेहरा कैसा हो गया? मोटे राम जी बोले, हाय भगवान, मर गया। स्त्री, कहाँ दर्द है? इसी मारे कहती थी बहुत रबड़ी ना खाओ, लबड़ा भास्कर ले आऊं? मोटे बोले, हाय दुष्टों ने मार डाला, उस चंडालिनी के कारण मेरी दुर्गति हुई, मारते मारते सबों ने भरकुस निकाल दिया। स्त्री बोली, तो ये कहो कि पिट कर आए हो? हाँ पिटे हो, अच्छा हुआ हो तुम लातों के ही देवता। कहती थी कि रानी के यहाँ मत आया जाया करो, मगर तुम कब सुनते थे? मोटे राम जी बोले, हाय हाय रांड, तुझे भी तो इसी दम कोसने की सूझी है। मेरा तो बुरा हाल है और तू कोस रही है। किसी से कह दे ठेला वेला लावें, रातों रात लखनऊ से भाग जाना है, नहीं तो सवेरे प्राण न बचेंगे। स्त्री बोली, नहीं अभी तुम्हारा पेट नहीं भरा, अभी कुछ दिन और यहाँ की हवा खाओ। कैसे मज़े से लड़के पढ़ाते थे, हाँ नहीं तो वैद्य बनने की सूझी, बहुत अच्छा हुआ, अब उम्र भर ना भूलोगे। रानी कहाँ की थी कि तुम पिटते रहे और उसने तुम्हारी रक्षा न की? पंडित बोला, हाय हाय, वह चुड़ैल तो भाग गई उसी के कारण, क्या जानता था कि यह हाल होगा, नहीं तो उसकी चिकित्सा ही क्यों करता। स्त्री बोली, हो तुम तकदीर के खोटे, किसी वैद्य की चल गई थी, कैसी वैद्य की चल गई थी, मगर तुम्हारी करतूतों ने सत्यानाश मार दिया। आखिर फिर वही पड़ौनी करनी पड़ी, हो तकदीर के खोटे। प्रातःकाल मोटे राम जी के द्वार पर ठेला खड़ा था और उस पर असबाब लद रहा था। मित्रों में एक भी नज़र नहीं आता था। पंडित जी पड़े करा रहे थे और स्त्री सामान लदवा रही थी। तो फ्रेंड्स, आपने सुनी कहानी मोटे राम जी शास्त्री, बहुत ही मनोरंजक और अच्छी कहानी थी। कैसी लगी आपको कहानी? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, लाइक ज़रूर करें और हमारे साथ बने रहें। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद, टेक केयर फ्रेंड्स।